पानी के खिलाफ पुलिस को आगे करता है जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। सुनिए बात जी, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, समझ गए बात। कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जी बोलने दीजिए जी। जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा जी। ये कुछ भी कर लें। देश के हैं उनमें 5 अगस्त के कांग्रेस पार्टी के ब्लैक प्रोटेस्ट के लिए उसके नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और देश भर के तमाम कांग्रेसियों की तारीफ भी हो रही है। ज्यादा तारीफ इस बात के लिए हो रही है कि देश की सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रही पार्टी, उसने ट्विटर, फेसबुक, अखबारी बयान और टीवी डिबेट के दायरे से बाहर सड़क पर आकर सत्ता के खिलाफ आवाज बुलंद की है। प्रियंका गांधी के साथ कल दिल्ली पुलिस ठीक उसी तरह का आचरण करती नजर आई जैसे कांग्रेस रिजीम में जब गृह मंत्री चिदंबरम साहब थे, या अभी जब भारतीय जनता पार्टी के सर्वशक्तिमान नंबर 2 समझे जाने वाले नेता अमित शाह जी जब गृह मंत्री हैं, तो उनके दौर में जैसे जेएनयू, डीयू या जामिया के जो छात्र छात्राएं हैं उनके साथ, या मायापुरी, जनकपुरी, लॉरेंस रोड, गुड़गांव या फरीदाबाद के मजदूरों के साथ जिस तरह का आचरण पुलिस करती है, कुछ वैसा ही प्रियंका गांधी के साथ उसने बिहेव किया या आचरण किया। राहुल गांधी के ट्विटर राजनीति से सड़क राजनीति पर उतरने से कांग्रेसी भी उत्साहित हैं। सचमुच कांग्रेसियों को आज अपने नेताओं के साथ पुलिस का दमन झेलते देखा गया। उनको वाकई देखा गया कि किस तरह वो आम नेता की तरह सड़क पर हैं, कहीं उनको चोट लग रही है, कहीं उनकी गुत्थम गुत्थी हो रही है पुलिस से, वगैरह वगैरह। ऐसे दौर में जब समाजवादी, बहुजनवादी कहे जाने वाले तमाम विपक्ष नामधारी खेमे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से डरकर अपने आप अपने अपने दरबे में दुबके हुए हैं। कांग्रेसियों का लोकतंत्र बचाओ ये अभियान निस्संदेह इस दौर की बड़ी घटना है। हम सड़क पर उतरे कांग्रेसियों के इस अभियान के मकसद की पड़ताल के पेंच या फेरे में फंसने के बजाय बिल्कुल साफ शब्दों में कहेंगे कि उनका मकसद चाहे जो रहा हो, ईडी का मामला हो या महंगाई और बेरोजगारी का मसला हो, जो भी हो, लेकिन विपक्ष की राजनीति और जनता के हित में 5 अगस्त अच्छा दिन था। बशर्ते कांग्रेसी एक दिन जूझने के बाद फिर लंबे समय तक अपने दरबे में न बंद हो जाएं, या राहुल गांधी फिर किसी लंबी यूरोप यात्रा पर न निकल पड़े। यह भी अजीब संयोग है कि जिस दिन 75 साल की सोनिया गांधी सहित सारे प्रमुख कांग्रेसी काली पोशाक में सड़क पर उतरे, उसी दिन बंगाल की शेरनी कही जाने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली आकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी से मिली। किसी मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री के साथ मिलना कोई अनोखी घटना नहीं है दोस्तों, पर कांग्रेसियों के आंदोलन के मध्य तृणमूल कांग्रेस नेत्री का पीएम निवास जाकर 1-to-1 बैठक करना निस्संदेह बड़ी घटना है। ममता बनर्जी की पीएम से ये मुलाकात ऐसे दौर में हुई है जब बंगाल सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री पार्थ चटर्जी करप्शन के मामले में जेल में बंद हैं और ईडी ने उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से करोड़ों रुपयों के पाने का दावा किया है। दूसरी तरफ बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शिवेंदु अधिकारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलकर टीएमसी के 100 कथित करप्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। बताया जाता है कि स्वयं मुख्यमंत्री के अपने भतीजे और टीएमसी में नंबर 2 कहे जाने वाले अभिषेक बनर्जी पर भी सरकारी जांच पड़ताल की तलवार लटकी हुई है। जैसा हमने पहले कहा, देश के सबसे बड़े राज्य यूपी की राजनीति में भाजपा नाम केवलम या बाबा नाम केवलम की आवाजें गूंज रही हैं। ये ऐसा दौर है। विपक्ष के दोनों बड़े खेमों ने अपना दीन ईमान अपनी तिजोरियों में रख दिया है। बिहार कम से कम यूपी जैसी स्थिति में आज नहीं है। वहां के विपक्ष ने अब तक भाजपा के समक्ष
आत्मसमर्पण नहीं किया है, जैसा यूपी में सपा और बसपा ने कर रखा है। झारखंड में वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। मध्य के राज्यों में या पश्चिम के राज्यों में, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें हैं, लेकिन महाराष्ट्र में भारी दल बदल कराकर भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे के विद्रोही शिवसेना गुट के साथ सरकार बना ली है। दक्षिण में कर्नाटक को छोड़ किसी भी बड़े राज्य में भाजपा की सत्ता नहीं है। ऐसे में मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस के राजनीतिक जागरण को पूरे देश की विपक्षी राजनीति के लिए अगर एक बड़ी संभावना के रूप में देखा जाए तो इसे गलत नहीं कहा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस के 5 अगस्त के राजनीतिक जागरण को कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर देखना भी दोस्तों उचित नहीं होगा। इस जागरण से सिर्फ कांग्रेसी नेताओं की आंखें खुली हैं, केवल यहीं तक सीमित इसको रखा जाना चाहिए। अभी हिंदी क्षेत्र की जनता के बड़े हिस्से ने इन जागते कांग्रेसियों को पूरी गंभीरता से नहीं लिया है। उन्होंने कांग्रेसियों को ट्रायल पर रखा है। जहां तक मुझे लग रहा है, क्या वे सचमुच आम आदमी की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे? क्या वे सचमुच लोगों के लिए लड़ेंगे? क्या वे लोगों के साथ अंत तक रहेंगे? कांग्रेस अब भी अभिजन दबाव से दबी हुई पार्टी है। अभिजन यानी एलीट ग्रुप, एलीट सोसाइटी, उनके दबाव से एक दबी हुई पार्टी है। कांग्रेस अक्सर भूल जाती है कि उसके साथ कुछ अच्छे और बौद्धिक रूप से प्रबुद्ध नेता और थिंक टैंक जरूर बचे हैं, लेकिन पार्टी में उनका उपयोग कितना है? इधर थोड़ा बहुत बड़ा है, खासकर उसकी सोशल मीडिया टीम, उसका मीडिया डिपार्टमेंट पहले के मुकाबले थोड़ा एक्टिव हुआ है। पर देखा जाए सामाजिक रूप से कि पारंपरिक जो ब्राह्मण समुदाय हैं इस देश के, खासकर उत्तर भारत के, उसे कांग्रेस पार्टी को उन्होंने बहुत पहले ही छोड़ दिया। वे व्यापारी तबके अब पूरी तरह भाजपा के साथ हैं, यानी ब्राह्मण और व्यापारी। यही नहीं, भाजपा ने दलितों और पिछड़ों में भी अच्छा खासा प्रभाव अपना बनाया है। कांग्रेस पार्टी हिंदी भाषी समाज के बहुसंख्यक समुदायों में अब भी नदारद है। बहुसंख्यक का मतलब जो ओबीसी है, दलित है या माइनॉरिटी कम्युनिटी, इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो भाजपा के आगे उसका कोई खास वजूद नहीं है इन समुदायों में, ये मानना पड़ेगा। पर कांग्रेस अगर जाग भी गई है तो उसका जो जागरण है क्या सिर्फ उसकी पार्टी और पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं तक ही सीमित रहेगा? इससे क्या उसको मिलेगा? क्या अचीव करेगी कांग्रेस पार्टी? इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को प्रारंभिक सफलता जरूर मिली है कि उन्होंने पार्टी को जगाया है, पर जब तक वे अपनी पार्टी का हिंदी भाषी क्षेत्र, खासकर यूपी जैसे सबसे बड़े प्रदेश में जहां ये लोग चुनाव लड़ते रहे हैं, जहां ये अब हार रहे हैं लगातार, वहां पर कोई ठोस जनाधार जब तक ये नहीं तलाशते, तब तक मैं समझता हूं कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को वे बड़ी चुनौती नहीं दे सकते। इतनी आसानी से वे भाजपा के मोहपाश में पड़े अपने पुराने समर्थक समुदाय यानी ब्राह्मणों को अपने शिविर में नहीं ला सकते। ब्राह्मण आबादी के हिसाब से चाहे जितने भी हों हिंदी क्षेत्र में, पर उनका इन्फ्लुएंस जबरदस्त है ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से या अन्य तमाम हलकों में। फिर वो भाजपा की चुनौती का मुकाबला कांग्रेस पार्टी कैसे करेगी? इसके लिए कांग्रेस को अपना व्यक्तित्वांतरण ही नहीं दोस्तों, हृदयांतरण भी करना होगा। उसे यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल और बिहार के ओबीसी, दलित और मुस्लिम लोगों में अपना जनाधार तलाशना होगा, उनके बीच में काम करना होगा, जो कांग्रेस बिल्कुल नहीं करती नजर आती है। कांग्रेस संगठन अगर देखा जाए, कांग्रेस पार्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन और समझदारी के बगैर ये काम कैसे करेगी? क्या उसके पास संगठन ऐसा है कि वो इन समुदायों में जाए? क्या प्रमोद तिवारी जैसे नेता, बड़े नेता हैं पार्टी के, जिनको अभी राजस्थान से बनाया गया है, राज्यसभा में फिर भेजा गया है, और उनकी सुपुत्री वहाँ विधायक दल की नेता हैं, एक ही एमएलए जीता है, एक ही परिवार के 2 लोग वहाँ पर पार्टी के प्रमुख लोग हैं, कितना असर वो दलितों और ओबीसी में छोड़ेंगे? उनके पार्टी कमिटमेंट पर मैं कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन क्या वो उत्तर प्रदेश में
इन समुदायों को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने में सक्षम या समर्थ हो पाएंगे? ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूं। मैंने जानबूझकर एक नाम लिया, इसमें मुझे किसी नेता या किसी विचारधारा या किसी बिरादरी को लेकर कुछ भी कोई अलग से आग्रह पूर्वाग्रह नहीं है, मैं एक उदाहरण दे रहा था। तो दोस्तों, ये कुछ पहलू हैं कांग्रेस पार्टी के जो इस प्रोटेस्ट के बावजूद मैं समझता हूं कि ये प्रश्न उसका पीछा कर रहे हैं। दूसरी बात जो बार बार एक कही गई है कि राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया कि उसमें बड़ा एक सवाल उठाया कि देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, तानाशाही है, संस्थाएं मर चुकी हैं, डेमोक्रेसी अतीत की स्मृतियों में है अब बस। ये कितना हद तक सही है? सवाल एक ये भी उठाया जा रहा है कि क्या इमरजेंसी जो श्रीमती इंदिरा गांधी की थी, जो कांग्रेस पार्टी के रिजीम में आई थी, क्या ये उससे ज्यादा निरंकुश सत्ता है या ये दौर उससे भी ज्यादा खतरनाक है? दोस्तों, मैंने इमरजेंसी देखी थी और एक हद तक उसका सामना भी हम लोगों ने किया था, क्योंकि हम उस समय बीए के छात्र थे। तो अपनी स्मृतियों से भी मैं इमरजेंसी को याद कर सकता हूं, समझने की कोशिश कर सकता हूं। इमरजेंसी निस्संदेह भारत के सामाजिक राजनीतिक इतिहास में आज़ादी के बाद से एक निरंकुश दौर था, जब संवैधानिक मूल्य जो थे, जो नियम कानून थे, वो स्थगित कर दिए गए थे। राजनीतिक नेताओं पर गाज गिरी थी, विरोधी पक्ष के कार्यकर्ताओं पर गाज गिरी थी, आम लोग भी उससे प्रभावित हुए थे। माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग, दूसरे तबकों के लोग, नसबंदी से लेकर के और अवैध अतिक्रमण के नाम पर लोगों को बहुत सताया भी गया था। हमें इसे नहीं भूलना चाहिए। लेकिन एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि आज के दौर में, उस समय संविधान स्थगित था, ये तो कहा जा सकता है, संविधान के बड़े प्रावधान स्थगित थे, लेकिन संविधान को कागज पर रखकर किसी इंटायरली डिफरेंट विधान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश नहीं हो रही थी इमरजेंसी में। आज के दौर में संविधान को औपचारिक तौर पे खत्म नहीं किया गया है। संविधान अपनी जगह है, किताब के रूप में, कागज के रूप में, दस्तावेज के रूप में, लेकिन उसके बराबर ही नहीं, उसके ऊपर एक अलग ढंग का विधान एग्जीक्यूट किया जा रहा है। उसको आप कारपोरेट हिंदुत्व विधान कह सकते हैं, जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल चेंज है, वो इतने माइन्यूट ढंग से हो रहा है और इतने तरीके से हो रहा है कि अगर बहुत चश्मा लगाकर देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको बिल्कुल चश्मा उतारना पड़ेगा विचारधारा का, सच से रूबरू होना पड़ेगा। तो आज का जो दौर है, अब जैसे उदाहरण के तौर पे उस वक्त भी मुझे याद है स्नेहलता रेड्डी या बहुत सारे ऐसे लोग थे, आम लोगों में से, इंटेलेक्चुअल्स में से, जो गिरफ्तार हुए थे। लेकिन आज का दौर देखिए, स्टूडेंट कोई एक छात्र है, एक नौजवान है, माइनॉरिटी कम्युनिटी का है, वो सत्ता को उखाड़ फेंकने के किसी अभियान में नहीं है, सिर्फ लिख पढ़ रहा है, सिर्फ सोच रहा है, सिर्फ बोल रहा है, किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं है, बड़े पार्टी के। लेकिन वो गिरफ्तार कर लिया गया, यूएपीए में डाल दिया गया, पब्लिक सेफ्टी बिल उस पर लागू हो गया और इस तरह से उसकी पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया जाएगा। यहां तक कि ईडी के कानून में, उस कानून में उसको फंसा दिया गया, उसे किसी षड्यंत्र का हिस्सा बना दिया गया और जमानत भी नहीं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के नेता, छात्र नेता उमर खालिद का ही उदाहरण ले लीजिए। यकीनन जिस दिन कानून फैसला करेगा, उमर खालिद पर लगाए कोई आरोप साबित नहीं होंगे। और ऐसे हमने अनेक मामलों में देखा है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के असंख्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है पिछले 7-8 सालों में। इसके पहले भी कांग्रेस रिजीम में भी अजब आरोप लगाए गए, उनमें पुलिस और अन्य एजेंसियां उन लोगों के खिलाफ अपने आरोपों को साबित नहीं कर सकीं और लोगों को रिहा करना पड़ा। अदालती आदेश पर
अनेक लोगों को रिहा करना पड़ा। कन्विक्शन का जो रेट है वो लोवेस्ट है, इतना कम है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ईडी में ही देख लीजिए, ईडी ने जितने लोगों को आरोपों के दायरे में लिया, चार्जशीट दाखिल किया, उसमें जो कन्विक्शन रेट है वो बेहद कम है। इस पर हम अलग से प्रोग्राम कर चुके हैं। तो दोस्तों, मौजूदा जो तंत्र है वह भले ही सेंसरशिप नहीं है, भले ही इमरजेंसी नहीं है, लेकिन जो पूरा का पूरा जो ढांचा है उस ढांचे पर एक अजीब किस्म का, बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट किस्म का की एक निरंकुशता की छाया दिखाई दे रही है। कोई ठिकाना नहीं कि किसको कब कैसे योजना के तहत फंसा करके और उसके जीवन को नारकीय बना दिया जाए। एक दहशत का माहौल है और व्यक्ति जो है बाधित है। समूचा मीडिया उस वक्त इमरजेंसी में मीडिया के छोटे ही हिस्से में सही, लेकिन प्रतिरोध की आवाजें दिखाई देती थी। कोई कागज बिल्कुल काला छोड़ देता था, बिल्कुल कोई ब्लैंक छोड़ देता था, लिखा भी जा रहा था, बोला भी कई जगह जा रहा था। मुझे आज भी याद है हिंदी के कवि नागार्जुन की वो कविता जिसमें उन्होंने इमरजेंसी का बयान किया था और बहुत तरीके से बयान किया था। और भी बहुत सारे लोगों ने काम किया। लेकिन आज की स्थिति यह है कि लिखने वालों पर भी पहरा है, बोलने वालों पर भी पहरा है, और मीडिया सिर्फ सत्ता के समर्थन में नहीं है, सिर्फ वो खामोश नहीं है, सिर्फ वो दहशत और डर में नहीं है, वो पूरी तरह कॉन्शियस होकर भारत का मेनस्ट्रीम मीडिया हमारी मौजूदा सत्ता संरचना का इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है। जैसे पुलिस है, जैसे पैरामिलिट्री फोर्स है, जैसे ब्यूरोक्रेसी है, ठीक वैसे ही मीडिया न रहकर, खासकर मेनस्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं, और उसमें भी टेलीविजन की, न्यूज चैनल्स की, वे सारे के सारे सत्ता की संरचना का हिस्सा बन गए हैं। ये इमरजेंसी में नहीं था। मीडिया में दहशत ज्यादा, मीडिया उस समय दहशत ज्यादा था, सेंसरशिप थी, लेकिन वो सत्ता का हिस्सा नहीं बना था, बहुत छोटा एक ग्रुप छोड़कर। आज स्थिति यही है। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर इतना ही। बिल्कुल चलते चलते एक हफ्ते की और बहुत महत्वपूर्ण खबर, जब मैं आपसे इस वक्त अपनी बात कह रहा हूं, कुछ ही देर के बाद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे, और एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं उसको लेकर कोई अटकल नहीं लगाना चाहता, लेकिन जो गणित है वोटों का, भारतीय संसद के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों की जो दलगत संख्या है, उसके आधार पर और विभिन्न दलों के समर्थन और विरोध, सहमति और असहमति के अगर समीकरणों को देखा जाए, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से एनडीए के जो उम्मीदवार हैं, जगदीप धनखड़ साहब, जो राज्यपाल थे बंगाल के, इसके पहले बहुत पहले केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, दिवंगत चंद्रशेखर जी की सरकार में लोकसभा के सदस्य भी रहे, वो राजस्थान के झुंझुनू से, वहाँ के एमएलए भी रहे, एक दौर में कांग्रेस पार्टी के भी वो सदस्य थे। तो धनखड़ साहब का जीतना बिल्कुल तयशुदा है। तो इस तरह कहा जा सकता है कि भारत के अगले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी की जगह जगदीप धनखड़ हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय अब नहीं है। लेकिन मार्गरेट अल्वा ने लंबे समय तक सक्रिय राजनीति से अलग थलग रहने के बावजूद बहुत जोशो खरोश के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा। विपक्ष की कई पार्टियों ने उनको समर्थन दिया है, कांग्रेस के अलावा भी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस, जिसकी नेता ममता बनर्जी से उनके संबंध आमतौर पे बहुत अच्छे थे,
उनका रहस्यमय ढंग से ऑब्स्टेन करना इस इलेक्शन में अपने 36 सदस्यों के साथ, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों मेंबर मिलाकर, वो बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही संदिग्ध है। तो इस तरह उपराष्ट्रपति चुनाव की राजनीति पर बहुत संक्षिप्त ये टिप्पणी। और हम जगदीप धनखड़ साहब जो भारत के उपराष्ट्रपति हो रहे हैं, इसमें मैं समझता हूं कि अब कोई दो राय नहीं रह गई है। तो इन शब्दों के साथ इस हफ्ते इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।